हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू सरस्वती क्लासेस 2.2। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने 2011, 12 एंड 13 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आज हम हिंदी के 2013 के क्वेश्चंस 14 के क्वेश्चंस लेके आए हैं। सॉरी, 2014 के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हिंदी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस देखेंगे। इनको हम आराम से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इनके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो हमारी अच्छी हो सके और हिंदी में आप 30 आउट ऑफ 30 पूरी तरह से ला सको बिना किसी डाउट के। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी एंड आप लोग अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। सो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। राइट, हिंदी सेक्शन का देखिए, जैसे मैं हर क्लास में एक चीज आपको नोटिस करने के लिए हमेशा कहता हूं कि जो गद्यांश होते हैं, अपठित गद्यांश, वो आपके क्वेश्चन में आते ही आते हैं और उससे 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस यानी 1/3 पार्ट जो आपका होता है वो इसी से हो जाता है। जो हिंदी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस का 1/3 पार्ट है, एक तिहाई। तो इसीलिए आपको एक चीज ध्यान रखने की, अपठित गद्यांश में जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पढ़ना है। इसके एक एक वर्ड को पढ़ के अंडरलाइन करते हुए समझना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार इस गद्यांश को पढ़ें। एक बार गद्यांश को पढ़ें, फिर क्वेश्चन जब करना हो तब क्वेश्चन को पढ़ें, फिर आंसर ढूंढने यहाँ है। तो एक ही बार में इस गद्यांश को थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा 2 मिनट टाइम देके अच्छे से पढ़ लोगे तो जो क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत स्पीडली करके चले जाओगे। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो सकेगा और आपके क्वेश्चंस की जो गलतियां हो जाती हैं, जो बेसिक्स आपकी गलतियां होती है, वो कम से कम होंगी और जितनी कम होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। राइट, सो इसके हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, एक अपठित गद्यांश। इसको हम आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस गद्यांश में कहना क्या चाह रहे हैं। जो राइटर है उसका हम पर्सपेक्टिव समझेंगे और जब वो हमें समझ आएगा तब क्वेश्चंस पे हम पहुंचेंगे। राइट, लिखा है, गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? एक प्रश्न है। अब आप समझ लो कि एक आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है। उसी तरह जो गुलजार गुलजार का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने बहुत सारी मूवीज के लिए डायलॉग्स लिखे हैं। उनसे एक इंटरव्यू ले रहा है, एक जो इंटरव्यूअर है वो उनसे कह रहा है कि क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? कि जब आप कुछ लिखते हैं, कोई रचना करते हैं, कोई कहानी लिखते हो, काव्य लिखते हो, कविता लिखते हो या फिर आप कोई शायरी लिखते हो, तो क्या आप इस अप्रोच से लिखते हो या आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ये चीज होती है कि मेरा पाठक जो इसे पढ़ेगा वो क्या सोचेगा? क्या वो आपके चिंतन में होते हैं? आप उनके बारे में सोचते हो क्या? तो देखिए, एज अ राइटर कोई भी इस तरह से कभी नहीं सोचता। जो राइटर लिखता है अपनी बुक्स में, अपनी कहानियों में, अपनी जो भी वाणी के थ्रू जो बताता है, वो उसकी छाया होती है। आप समझ लीजिए उसकी खुद की शैडो होती है। राइट, वो किसी को अपने मस्तिष्क में रख के नहीं लिखता, किसी के लिए नहीं लिखता, वो अपने लिए लिखता है, अपनी बातें अभिव्यक्त करता है और जब कोई पाठक पढ़ता है तो वो उससे कनेक्ट करता है। राइट, क्योंकि हम सबके जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो अलग ना होकर एक हैं। इसीलिए जब आप बहुत हाई लेवल पे हिंदी काव्य पढ़ोगे या जब आप स्पिरिचुअल वे में जाओगे, अध्यात्म के बारे में थोड़ा समझोगे, तब आपको समझ आएगा कि हम सब अलग ना होकर एक ही हैं। इसी क्योंकि आप इसी बेस को समझ लो कि जो भावनाएं हैं हमारी, वो अलग ना होकर एक हैं। तभी एक गाने या एक कविता से हम सब कनेक्ट कर जाते हैं। राइट, एक ही भाषा में होती है अगर वो, तो या हम उसे समझ पाते हैं तो। सो अब हम क्वेश्चंस को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इस पूरे गद्यांश को फिर और देखते हैं। अब गुलजार जी कहते हैं, अपने इंटरव्यूअर को बता रहे हैं, देखिए, जब मैं लिखता हूं मेरे जहन में मैं होता हूं। कहते हैं जब मैं लिखता हूं तो मेरे जहन में, देखिए जहन का मतलब क्या होता है? जहन का मतलब होता है मस्तिष्क होता है। ठीक, कहते हैं कि जब मैं लिखता हूं तो मेरे जहन यानी मेरे मस्तिष्क में मैं स्वयं होता हूं, ना कि किसी पाठक के बारे में मैं लिख रहा हूं। मैं होता हूं, मैं तय करता हूं मुझे क्या करना है और मैं स्वयं ये बात तय करता हूं कि मुझे क्या लिखना है, क्यों लिखना है, किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिवेश में लिखना है और किस संदर्भ में मुझे कैसी बातें करनी है। मैं पहले यही तय करता हूँ। बात मुझे अपनी कहनी होती है, मैं यही तय करता हूँ। देखिए, एक राइटर अपनी बात कहता है, वो दूसरों की बातें कभी नहीं करता। वो अपनी बात बताता है, अपनी जो भावनाएं हैं, जो उसके अनुभव हैं, जो अनुभूतियां हैं, उन्हीं को वो शब्दों को माध्यम से कॉपी पेन पे, कॉपी पेज से उतार देता है। राइट, और जब उस पेज पे उतारता है वो बुक छपती है, प्रिंट होती है। जब सब लोग पढ़ते हैं तो सबको लगता है वो उनकी कहानी है। पर बेसिकली जो राइटर लिखता है वो किसी और की कहानी ना होकर वो स्वयं के बारे में लिखता है, अपनी कहानी के बारे में लिखता है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता,
क्योंकि वो कहते हैं, अब देखिए मैं आपको इस गद्य को बहुत काफी हद तक कनेक्ट इसलिए कर पाऊंगा, एक हद तक मैं एक अप्रोच मेरा है, या मैं कह सकता हूँ कि इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मैं बेसिकली खुद भी एक राइटर हूँ। सो इसलिए भी मैं कर सकता हूँ, मैंने बुक्स भी लिखी है, मैंने पोएट्रीज भी लिखी है, तो इससे मैं काफी हद तक कनेक्ट करता हूँ। आपने भी अगर कुछ लिखा होगा, थोड़ा बहुत कभी कोशिश की होगी, तो आप इन बातों से कनेक्ट करोगे कि जब कोई लिखता है, राइटर, मैं, आप या कोई भी राइटर लिख रहा है, तो उसके पीछे की जो वजह होगी वो कोई और ना होकर वो स्वयं होता है। उसके खुद की अनुभूतियां होती है, खुद की वेदनाएं होती है, खुद की कुछ एहसास होते हैं, उन्हीं को वो शब्दों के जरिए पेज पे उतार देता है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन। और गुलजार जी कहते हैं अपने इंटरव्यूअर से कि जो दूसरी बातें महत्वपूर्ण होती है वो है कम्युनिकेशन, यानी जो बातचीत है, संचार है हमारा, कि हम बातचीत किस ढंग से करते हैं। जैसे मेरी अनुभूतियां बहुत हों, अनुभव में मेरे सब कुछ हो, लेकिन मैं उसे व्यक्त ना कर पाऊं, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, मुझे ये ना पता हो कि कौन सी बात किस संदर्भ में कब कह देनी है। अब अगर मुझे यही नहीं समझ आएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं अपनी बातें समझा नहीं पाऊंगा। बेशक मैं बहुत समझता हूँ, बहुत जानता हूँ, पर अगर मैं समझा नहीं पाता तो मैं एक सफल लेखक नहीं बन पाऊंगा। राइट। अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि अपनी बात को मैं पाठक को पहुंचा दूं, पाठक को ये बात पता चले कि मैं क्या सोच रहा हूं, और पाठक भी उस भावना से कनेक्ट कर पाए, संबंध कर पाए, तो उसकी बातों कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ, कसौटी पर मतलब इस बात पर रखता हूँ, इस नियमबद्ध या इस सिद्धांत पे अपने लेखन को रखता हूँ कि जब भी मैं लिखूं तो इस तरह से लिखूं, शब्दों का चुनाव ऐसा करूं कि जो मेरे पाठक हों उस बात को पूरी तरह से गहनता से संबद्ध कर पाए, समझ पाए और उसे आत्मसात कर पाए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जिस और मैं इशारा कर रहा हूं, इंगित कर रहा हूं, उसको वो समझ पाए। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीकों को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। अब क्योंकि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, वो ये नहीं कह रहे, बट वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि वो हैं, इसलिए मैंने ये बात बोली कि मीडिया से जुड़े होने के कारण, क्योंकि मैंने मूवीज के डायलॉग्स लिखे हैं, मैंने बड़ी बड़ी मूवीज के राइटिंग स्क्रीन प्ले लिखा है, तो उससे जुड़े होने के कारण मैं कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ कि कहने को किस तरीके से कहा जाए, अपनी बात को किस तरीके से अपनी बात को सामने प्रकट किया जाए कि सामने वाला उसे आसानी से समझ पाए, सरलता से समझ पाए। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। कहते हैं कि जब मैं लिखता हूं तो जो विषय होता है वो किसी और के नहीं होते। मैं कभी इसलिए कोई बात नहीं लिखता, अगर मैं मान लीजिए वेदनाएं अपनी लिख रहा हूं, मैं प्रेम के ऊपर अगर कुछ लिख रहा हूं, तो मैं इसलिए नहीं लिखता कि मेरे दोस्त ने या मेरे समाज में लोगों ने प्रेम कैसे किया, वो कैसे समझते हैं। मैं उस तरीके से लिखता हूं कि मैंने प्रेम को कैसे देखा है, मैंने उसका उसकी अनुभूति कैसे की है, उसका अनुभव कैसे किया, मेरी वेदनाएं कितनी हद तक बढ़ी, मैंने खुद को संभाला कैसे, ये सारी बातें मैं अपने शब्दों के जरिए कोशिश करता हूं रखने की पाठक के सामने। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं, और इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है, आप जो विकसित होते जाते हो, वो धीरे 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 चरण बाई चरण यानी चरणबद्ध तरीके से बढ़ता जाता है। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। फाइन आर्ट का मतलब जो फाइन आर्ट्स होती हैं, जैसे म्यूजिक हो गया या आपकी जो राइटिंग्स हो गई, लेखक की बातें होती है, जो किताबें होती है, जो फाइन आर्ट्स होते हैं, जो चित्रकारी होती है, क्योंकि एक चित्रकार हो गया, एक लेखक हो गया, इनकी जब आप भावनाएं समझते हो ना, क्योंकि इनकी बातों को पढ़ते तो हम सभी हैं, कनेक्ट हम सभी करते हैं, लेकिन अपने तरीके से करते हैं। उनके तरीके को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो जब लिखते हैं तो बहुत ही इन डेप्थ सोच के लिखते हैं, और मे भी हम अपने जो हमारे अनुभव हैं हम उस तरीके से उसको कनेक्ट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि हर फाइन आर्ट को क्या होनी चाहिए, एक महत्व मिलना चाहिए, सब तक लोगों को पहुंचना चाहिए इस फाइन आर्ट को। वो संगीत हो, कला हो या लेखन हो। जैसे मैंने भी बात की कि फाइन आर्ट्स में संगीत आते हैं, आपकी म्यूजिक आती है, जैसे आप सब गाने सुनते होंगे, कुछ गाने एक ही बार सुनते हैं दिल के पार निकल जाती है, कुछ अंदर एक होता है ना, एक जज्बात, एक अनुभव हमारी होती है, एक अनुभूति होती है, या हमारे भूत की कुछ बातें होती है जो हमें तुरंत याद आ जाती हैं। ठीक है। तो उसी की बात करें कि वो हमें अंदर तक झकझोरने की क्षमता रखती है। लेखन हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए कि ये जो बातें लिखी जाती हैं, संगीत के माध्यम से बताई जाती है, चित्रकारी के माध्यम से बताई जाती है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सके, यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को पूरी तरह से कह पाऊं। ऐसा ना हो कि मैं कहना कुछ और चाहता हूं और मैं अपनी बात कंप्लीट ही ना कर पाऊं। ठीक। तो गुलजार जी इसी बारे में बात कर रहे हैं। अब इतनी बातें इन्होंने बोली है और उसके बाद हमें क्वेश्चंस करने।
आई होप अगर आपने इस बात गद्यांश को आराम से पढ़ा और समझा है तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय कौन सा लेते हैं। तो उन्होंने स्वयं बताया कि जब मैं लिखता हूं तो पाठक को नहीं सोचता, मैं सोचता हूं अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में, अपनी दृष्टिकोण के बारे में, कि मैं इस दुनिया को किस नजरिए से देखता हूँ। तो पाठकों के बारे में, फिल्म बनाने वालों के, स्वयं उनके और मीडिया के। तो जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल है कि वो स्वयं अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि पाठकों के बारे में वो सोचते नहीं, फिल्म बनाने वाले नहीं सोचते। देखिए जो एक्चुअल राइटर लेखक होता है वो कभी इसलिए नहीं लिखता कि उसे पैसे मिल रहे हैं उससे, वो इसलिए लिखता है क्योंकि उसे लिखना पड़ता है। जो एक्चुअल राइटर होगा वो मजबूरी में लिखेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि अगर वो लिखेगा नहीं, अपनी बातें व्यक्त नहीं करेगा शब्दों के जरिए, तो कहीं ना कहीं एक अंदर उसकी वेदना रहेगी, एक आहत रहेगा वो अंदर से, और जब वो लिख देगा तब उसे एक सुकून मिलेगा। तो लिखना कहीं ना कहीं एक लेखक की मजबूरी सी बन जाती है अगर वो सच में लेखक है तो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुलजार के अनुसार लिखने वालों के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका क्या अर्थ है। गुलजार ने कह दिया, और जैसा अगर आप राइटर हो तो आप भी समझ सकते हो, या आपने अगर कुछ भी कभी कोशिश की है लिखने की तो आप इससे कनेक्ट कर पाओगे कि जहन में स्वयं लेखक होता है। इस बात से वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो ये बात कहना चाहते हैं लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, लेखक की संवेदनाएं आत्म अनुभूति केंद्र में होती। तो आप देखिए, अगर आप बेसिक पढ़ के कर सकते हो तो ठीक है, एलिमिनेशन भी आप कर सकते हो, लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानते हैं तो ऐसा कभी नहीं है। जो लेखक है वो इस बात को समझता है कि मैं जो भी अपने बारे में कह रहा हूँ वो कहानी है, जो लोग मेरे में बारे में जानते हैं वो भी एक कहानी है, जो मैं दुनिया के बारे में जानता हूँ वो भी एक कहानी है। तो सब कुछ ही कहानी का एक वातावरण है, पूरा परिवेश कहानी का है। तो वो स्वयं को कभी सर्वोपरि नहीं मानता, वो जानता है कि मैं भी इन सब में से एक हूँ। दूसरी ऑप्शन है कि लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, लेखक पाठक की उपेक्षा कभी नहीं करता। वो पाठक के लिए लिखता है ताकि पाठक को समझ सके, उसकी बातें, उसकी भावनाएं समझे। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, जैसा मैंने बताया लेखक को अपनी ग्रोथ नहीं चाहिए, लेखक की एक तरीके की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी संवेदना, उसकी आत्म अनुभूति, उसकी बातें, उसके विचार, उसके सिद्धांत इस हद तक परिपक्व होते हैं या इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उसके अंतर मन में वेदनाएं घर कर जाती हैं, वेदनाओं से भर जाता है वो। तो जब तक वो उसे पन्नों पे उतार नहीं देता अपने शब्दों के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं आहत होता रहता है, अपने ही द्वारा खुद को आहत करता है। तो इसीलिए जो इसका लास्ट ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि लेखक की संवेदना आत्म अनुभूति केंद्र में होती है। जब भी कोई लेखक लिखता है तो उसकी जो संवेदना होती है, उसकी अनुभूति होती है, उसके जो अनुभव होते हैं उसके जीवन के, वही केंद्र में होते हैं हमेशा ही, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना बिल्कुल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने अगर गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ आएंगे, इसमें इतना टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। आपको बस पेशेंटली क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, प्रेजेंट सेंस लगाना है कि आंसर हमें कैसे करना है। क्वेश्चन है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। जैसे पहली महत्वपूर्ण बात इन्होंने बता दी कि लेखक स्वयं के लिए लिखता है, अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को केंद्र में रखता है। और दूसरी बात क्या है, संप्रेषण, मीडिया, कला और लेखन। तो देखिए उन्होंने बोला है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी। कई बार कोई लेखक है या आप ही है, अगर आप अपनी बातें, आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, बट आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि आप अगर अपनी बातें समझा नहीं पाओगे तो एज अ लेखक आप सफल नहीं होगे। या एज अ शिक्षक, जब आप अभी प्राइमरी में पढ़ाने जाओ, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को आप समझा नहीं पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो एज अ शिक्षक भी आप सफल नहीं होते, असफल हो जाते। तो लेखक ने इसी बात की ओर इंगित किया है, इसी बात को की महत्वपूर्णता बताई है, महत्व का बताया है कि जो संप्रेषण है वो बहुत जरूरी है। पहले तो आपको अपनी अनुभूति लिखना है, फिर आपके पास वो शब्द होने चाहिए, चुने हुए बढ़िया शब्द होने चाहिए जिसमें कि आप बातों को समझा सके और एक सरल और सहज तरीके से पाठक उसको समझ सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो है कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। जब कोई राइटर लिखता है कुछ, देखिए कला से यहाँ मतलब केवल कला से नहीं, यहाँ है लेखन से हो सकता है, जो लेखन कार्य होता है, या आप संगीत से इसे ले सकते हो क्योंकि संगीत भी एक तरीके की कला है, या वास्तुकला होती है, या आप बेसिक कला ले सकते हो जिसे आप बोलते हो चित्रकारी। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका लक्ष्य क्या होता है। जब भी कोई चित्रकार कोई चित्र बनाता है, कोई लेखक कोई
गद्य पद्य, कोई कविता, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज जो भी लिखता है वो क्यों लिखता है? संगीतकार जब कोई संगीत लिखता है, उसके लिरिक्स लिखता है, तो उसके पीछे का लक्ष्य क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है? लक्ष्य का बेसिकली मतलब होता है प्रयोजन। किस उद्देश्य से लिखता है वो? तो इसके ऑप्शंस है, वह सुंदर तरीके से कही गई हो, लोगों तक वह बात पहुंचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए और सरल भाषा का प्रयोग करना। तो किसी भी कला का लक्ष्य ये होगा कि वह लोगों तक वह बात पहुंचा सके। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। सुंदर तरीके से लिखना, देखो राइटर या चित्रकार ये नहीं सोचता कभी कि मैं सुंदर बना रहा हूं या खराब बना रहा हूं, क्योंकि उसकी नजर में सारे शब्द, सारी रचनाएं, सारी चित्रकारी, सारे संगीत सब सुंदर ही हैं, उनमें कोई भी त्रुटि कभी नहीं होती। एक राइटर का या संगीतकार का जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, वो ये बात है कि वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सके या अपनी संवेदनाओं के जरिए लोगों की संवेदना को बस छू सके, उनके पास तक पहुंच सके। बस एक राइटर का यही लक्ष्य होता है या एक कलाकार का यही एक लक्ष्य होता है, बेसिक सा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी गद्यांश से रिलेटेड है कि गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? किस कसौटी पर मतलब किस आधार पर कसते हैं, यानी किस आधार पर मानते हैं कि वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं? क्या वो इस बात को सोचते हैं लिखते समय कि जो मैं लिखूंगा वो राइटर्स या पाठक तक पहुंचेगी या नहीं, पाठक उस बात को समझ पाएगा या नहीं, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, कि वो ऐसा लिखते हैं कि वो किसी की भावना पे, किसी की रहन सहन पे, किसी वातावरण पे, या किसी की धार्मिक संबंधों पे, या किसी की जो आस्थाएं हैं, क्या उन पे वो कटाक्ष की बात करते हैं, क्या वो व्यंग की बात करते हैं, वह सब लोगों द्वारा सराही जाए, क्या वो इसलिए लिखते हैं या अपने लेखन को इस कसौटी पर बताते हैं कि वो लोगों द्वारा सराही जाए, कि जब मैं कुछ लिख दूं तो लोग मेरी वाहवाही करें तो मुझे अच्छा लगेगा? क्या वो इसलिए कोई इस बात लिखते हैं, या मेरी ग्रोथ हो रही है नहीं, कि लेखन को इस कसौटी पर रखते हैं कि मेरी ग्रोथ होती है या नहीं? तो देखिए, गुलजार ने अपने इंटरव्यू में यही बताया कि वो इन सब से उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पाठक तक पहुंचती है या नहीं, क्योंकि उनका लिखने का जो प्रयोजन है वो पाठक को बताना कुछ नहीं, उनको अपनी अनुभूति जो है, जो उनके अनुभव है, उसको व्यक्त करना है। व्यंग करना उनका कोई प्रयोजन नहीं है, लोग सराहे इस बात को, इसका भी कोई प्रयोजन नहीं। उनका जो बेसिक सा लक्ष्य है अपनी बातों का, कि मेरी ग्रोथ हो रही है नहीं, वो इस बात को बस समझ पाए कि आज मैंने अपने अनुभव को इस तरह से बताया, तो कल मैं इसी अनुभव को या मेरे जो भी अनुभव रहे हैं उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बता पाऊं। जो गुलजार है वो कहते हैं कि एक राइटर का, एक लेखक का, चित्रकार का, संगीतकार का बेसिक सा प्रयोजन जो होता है, आधार जो होता है, वो यही होता है कि वो अपनी ग्रोथ कर सके, जो पहली चित्रकारी हो दूसरे चित्र से बढ़िया हो। ठीक, तो यही बातें एक लेखक चित्रकार अपनाता है, और यही इसी कसौटी पर वो कस के अपनी बातों को देखता है या अपनी कला को निखारने की कोशिश करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? कि गुलजार ने जब कुछ लिखा, कभी कोई भी पंक्ति लिखी, कोई भी शायरी लिखी, या कोई भी कविता लिखी, या जब उन्होंने कोई मूवीज की डायलॉग्स लिखे, तो उस सिचुएशन में, उस कंटेस्ट में, उस संदर्भ में उन्होंने क्या सोचा, किसके लिए कहना है? क्या कभी वो इस बात के बारे में सोचते हैं कि वो किसके लिए कह रहे हैं, क्या कहना है? क्या वो इस बारे में सोचते हैं कि क्या कहना है उनको, कैसे कहना है? क्या वो इस बारे में सोचते हैं कैसे कहना है, या वो इस बारे में सोचते हैं क्यों कहना है? अब इसको अगर आपने गद्यांश को बहुत ही अच्छे से, सटीकता से, धैर्यता पूर्वक, आराम से पढ़ा होगा, तभी आप इसका आंसर बेसिक्स अच्छे से कर। लिखने से पहले क्या तय करते हैं गुलजार? क्या तय करेंगे किसके लिए कहना है? वो कभी ये बात नहीं करते, किसके लिए कहना है वो उनका कभी लक्ष्य होता ही नहीं। क्या कहना है, बस इस बात पे उनका फोकस होता है हमेशा, कि वो क्या कहने जा रहे हैं, वो अपनी बातों को कैसे समझाने जा रहे हैं, पाठक को कैसे बताएंगे, या अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को कैसे व्यक्त करेंगे। उनका बेसिक सा जो लक्ष्य है वो यही होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जहन का क्या अर्थ है? अब देखिए, जैसे मैंने आपको गद्यांश जब अपने हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था जहन का मतलब होता क्या है। देखिए, जहन कई बार जब हम पढ़ते हैं, कभी वो जहन शब्द आता है तो बेसिक हम सेंस लगाते थे, जहन का मतलब मेरे जहन की बातें हैं, तो हम समझते हैं जहन का मतलब वो मेरे दिल की बातें हैं, मेरे चित्त की बातें हैं, मेरी आत्मा की बातें। पर ऐसा नहीं है। जहन का मतलब जो इस संदर्भ में लिया गया है, इस गद्य में लिया गया, उसका अर्थ है दिमाग से, कि मेरे जहन में ये बातें आती हैं। इन्होंने जो भी अभी गद्य में कहा था, हम गद्य एक बार देख लेते हैं, अभी आपको बेसिक से क्लियर हो जाएगा। इन्होंने लास्ट में ही कहा था, ये भी देख लेते हैं। हम्म संगीत हो, कला हो, लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए। यही बात इन्होंने कहा था कि मेरे जहन में यही बातें आती हैं कि जो संगीत है, जो कला है कोई भी कलाकार की, वो उसके लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। तो गुलजार ने इन्हीं बातों की ओर इंगित किया है, अपनी बातें बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 98 है, वो कह रहा है संगीत से विशेषण शब्द बनेगा।
अब देखिए, बेसिक्स है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको विशेषण समझना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। इन केस अगर नहीं है तो आप इसको बेसिक्स समझ लेते हैं। देखिए, संज्ञा पढ़ लो, सर्वनाम पढ़ लो, फिर विशेषण पढ़ो, क्रिया विशेषण पढ़ो, ये हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हिंदी के आते हैं। ये व्याकरण से क्वेश्चन है। तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि संज्ञा क्या होती है। देखिए, संज्ञा बेसिकली क्या होता है, जब जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो संज्ञा बताया जाता है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम है तो उसे हम बोल देंगे कि वो संज्ञा है। फिर हमें बेसिक बताया गया कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सब के क्या कहते हैं, किसे संज्ञा के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट। किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा, जैसा कोई एग्जाम्पल दे दो। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन जाता है। तो अब यहाँ मोहन जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा जो होगा ये मोहन संज्ञा हो जाएगा, राइट। मैं आपको इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मे भी आपकी क्वेश्चन आ जाए, कोई एक वाक्य दे दे व्याकरण में कि मोहन जाता है, राम खेलता है, सीता नाचती है, ऐसे कोई वाक्य दे दे। फिर उसमें आपको ढूंढना पड़े कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम और भी क्वेश्चंस देख लेंगे तो हमारी जो बेसिक्स क्लैरिटी हो जाएगी वो अच्छी होगी। जितनी हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होगी उतने सारे हम क्वेश्चन अच्छे कर पाएंगे और उतने चांसेस होंगे हमारे 30 आउट ऑफ 30 लाने के, क्योंकि हमारा हिंदी का टारगेट बेसिक्स है कि हमें 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और आप बहुत आसानी से लाओगे, राइट। सो मोहन जाता है में मोहन संज्ञा हो गया। अब एक शब्द आता है सर्वनाम। सर्वनाम देख लेते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। अब संज्ञा है मोहन, अब मोहन जाता है तो मोहन संज्ञा हो गया। मैं कह दूं कि तुम जाते हो, मोहन आया, मैंने बोला कि तुम जाते हो, या कल मैंने देखा था तुम जा रहे थे। तो यहाँ पे जो तुम है या मैं है, या ऐसे समझो कि किसी नाम के लिए आप जो यूज कर लेते हो वर्ड, उसे बोलते हैं सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। अब विशेषण क्या होता है, विशेषण का मतलब होता है कि विशेषता बताना। विशेषता यानी उसका गुण बताना। गुण कैसा है, आकृति कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, आकार कैसा है, उसकी व्यक्तित्व कैसी है, ये सारे गुण में आते हैं, ठीक। अब संगीत क्या है, संगीत है, ठीक। कोई संगीतकार होता है। अब इसमें जो विशेषता बता शब्द, इससे क्या बनेगा, यानी विशेषण इसका क्या बनेगा, तो संगीता बनेगा नहीं। संगीता का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, ये एक नाम है और नाम क्या होता है, हमेशा संज्ञा होता है। तो ये ऑप्शन आपका सिंपली गलत हो जाएगा। संगीतज्ञ, संगीतज्ञ क्या होता है, संगीतज्ञ का मतलब संगीत को जानने वाला या संगीत का महारथी। संगीत का बेसिक मतलब होता है जो सुर से बना हुआ जो काव्य होता है। जब सुर मय तुक से बना है, लय है उसमें, एक अच्छे से आप उसका गायन कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं संगीत। जो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत सुकून मिलता है, सुनहरा लगता है, बहुत अच्छी अनुभूति होती है हमें इसे सुन के। और जो इसका जानकार होता है उसे बोलते हैं संगीतज्ञ, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में राइटर बोल सकते हो, सिंगर बोलते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण शब्द है संगीत का। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता क्या और इसमें विशेषण है क्या। बाकी जो ऑप्शंस है अगर आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी इस ऑप्शंस में एक्सप्लोर करने लायक ऐसा कुछ नहीं है। संगीत वाला होगा नहीं, संगीतवान होगा नहीं, ठीक। ये बहुत बेसिक सेंस है, राइट। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चंस, आप एक चीज ध्यान देना, मैंने पीवाईक्यूज देखे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है जो पूछ लेता है निपात, कि कहने का आसान तरीका ऐसा होना चाहिए, वाक्य में कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। इस वाक्य में निपात शब्द क्या है, ठीक। अब निपात का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए, निपात का जो बेसिक मतलब होता है, वो निपात का मतलब होता है भार से है। यहाँ पे भार से मतलब फोर्सफुली आप किसी पे कोई बर्डन, कोई बोझ लादते हो, या किसी बात में आप बोझ देते हो, थोड़ा उसमें जोर देते हो, तो उसे बोलते हैं निपात। जैसे मैं कह दूं मैं जाता हूं, अब मैं कह दूं मैं जाता तो हूं, यहाँ पे एक भार आ गया। मैं कह दूं मैं जाऊंगा, अब मैं कह दूं मैं भी जाऊंगा, यहाँ पे भी एक जोर दे दिया, या तो एक जोर दे दिया, तो उन्हीं शब्दों को हम निपात बोलते हैं, राइट। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, कहने का तरीका तो होना ही चाहिए। अब कहने का तरीका होना चाहिए, देखिए कहने का तरीका होना ही चाहिए, ठीक। अब इसमें से
कहने का तरीका तो होना ही चाहिए। अब इसमें से निपात क्या है? ऐसा तरीका। अब एक है कहने का तरीका होना चाहिए, एक है कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो ऐसा, तो ऐसा और तो ये दोनों निपात हैं, तो ये सिंपली आप समझ जाओगे यही आंसर आपका सही हो गया। ठीक, आपको बस अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप आंसर्स अपने आप ढूंढ लोगे। आपको वैसे नहीं आ रहा, आप एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो आप उस पर बहुत आराम से पहुंचोगे, जो ऑप्शन हो जाएगा। राइट, तो आपको बहुत कामली, बहुत धैर्यपूर्वक करना है, और इसमें जो आंसर सही आपका होगा वो ऐसा तो हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कविता से, काव्य से है। अब जैसा कि मैंने बताया, देखिए गद्य और पद्य ये दोनों आपके आते हैं, आप पठित दोनों होते हैं। आपको एक चीज ध्यान देना है, जो गद्य आएगा उसको ध्यान से पढ़ना। अगर आप उसको 1.5 मिनट में पढ़ रहे हो तो पद्य में कोशिश करना 2 मिनट टाइम देना। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि गद्य को काफी हद तक ठीक है, आप एक बार पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन जो पद्य होता है, जो काव्य होता है, जो कविता होती है, उसमें एक भाव होता है, तो उस भाव को समझना है अगर आपको, तो इसलिए, क्योंकि आपको आंसर्स तभी दे पाओगे जब उसका भाव समझ पाओगे, तो अगर उसको समझना है आपको तो उसे थोड़ा सा आराम से पढ़ना होगा, एक एक शब्द को पकड़ना होगा, उनके थोड़े अर्थ को जानना पड़ेगा, और फिर उसकी व्याख्या कर लेनी पड़ेगी अपने मन में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, फिर हमें आइडिया लगेगा कि कैसे होगा। जैसे, जब नहीं था इंसान। अब जो कवि है वो इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि एक वक्त था जब इंसान नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में, पृथ्वी पर इंसान नामक प्राणी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, ऐसा कोई बीइंग नहीं था। धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे। ये एक पहली चीज ध्यान देना, ये एक जो काव्य है ये संवेदनात्मक काव्य है, इसमें संवेदना व्यक्त की गई है, और लास्ट में या इसके अंत में थोड़ा सा व्यंग किया गया है, व्यंग के माध्यम से। इसकी जो शैली है संवेदनात्मक है और व्यंग शैली है। जो लेखक है उसने आलोचना की है, भर्त्सना की है, या आप कह दो कि व्यंग किया है मनुष्य पे। कैसे, देखते हैं। धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर और परिंदे, कि जब इस धरती पर, इस दुनिया में इंसान नहीं था तो कौन थे? धरती पर जंगल थे, जंगली जानवर थे, परिंदे थे, यानी हरा भरा माहौल था, सुंदरता था, सौंदर्य था, प्रकृति अपने चरम पर थी, परिपूर्ण थी, उसमें कोई भी कमी नहीं लगती थी। इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान, और एक वक्त आया जब इंसान की उत्पत्ति हुई, या उद्भित हुआ, या उद्भव हुआ, उसका उसका जन्म हुआ। एक ऐसा वक्त आया कि इन्हीं के बीच उतरा इंसान, जो इंसान था वो इन्हीं सबके बीच उतरा, और फिर क्या हो गया? और घटने लगे जंगल। देखिए कितनी दुखद बात है, या आप ऐसे कह लो कि इंसान के लिए तो ये शर्मनाक बात है कि घटने लगे जंगल। और इंसान जब हुआ तो क्या हुआ? घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, कि अब जंगल कम होने लगे, क्योंकि उसे अपने आप को बढ़ाना था, उसे घर बनाने थे, तो उसने जंगलों को काट दिया। जंगल में रहने वाले जंगली जानवर, क्योंकि जंगल तो उन्हीं का घर था, अब वो कहाँ जाते? वो भी लुप्त होने लगे, उनकी स्पेसीज खत्म होने लगी। परिंदे यानी पशु पक्षियां सब कहाँ जाते? तो अब वो घटने लगे, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, ये सब घटने लगे। हम आप भी जानते हैं कि जब आप पहले क्या होता था, जब हम सुबह उठते थे तो बहुत सारी चिड़िया चहचहाती थी, इतनी गुंजन करती थी, कोयल गाती थी। अब ये सब आवाज तो देखने को ही नहीं मिलता, कभी सुनने को नहीं मिलता। देखिए ये सारा दृश्य तो आप समझ लीजिए एक बस अनुभूति है हमारी, हमारे पूर्वजों की, या कह लीजिए हमारी एक कल्पना में है, एक कवि की कल्पना में हो सकता है, पर वास्तव में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लेना या इसको प्रत्यक्ष देखना शायद, ऐसा नहीं है कि अभी असंभव है, पर काफी हद तक एक सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं बचा है, क्योंकि लोग विलुप्त हो गए, सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए। तो इसी की बात की ओर इंगित कर रहा है कवि, कि घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा। और इंसान क्या हुआ? बेतहाशा बढ़ने लगा, यानी एक्सपैंड करने लगा, यानी अपनी ग्रोथ करने लगा, यानी बहुत ही तेजी से विकास करने लगा, या विकास से कह लो आप वो प्रगति करने लगा, प्रगतिशील हुआ। अब कहाँ जाते जंगल? अब वो जब इतनी प्रगतिशील से फलने फूलने लगा, बढ़ने लगा, तो अब जंगल कहाँ जाते? इन जंगलों का क्या होगा? क्योंकि इन जंगलों को काट के ही इंसान बढ़ रहा है। जंगली जानवर, परिंदे जंगल कहाँ जाते? जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ जाते? पेड़ पौधों पर बैठने वाले वो पशु पक्षियां कहाँ जाते? पर अब अगला इन्होंने जो अंतरा रखा, या समझ लो जो अगली पंक्तियां दी है, वो ये है कि प्रकृति किसी के साथ नहीं करती इंसाफ, ना इंसाफी। कि जो प्रकृति है
उसके लिए हम सब समान हैं। आप इंसान हो, जंगली जानवर हो, पेड़ पौधे हो, चींटी हो, जो भी हो, सबके लिए वो क्या है, समान है, क्योंकि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम सब प्रकृति के ही अंग हैं। हमें लगता है, क्योंकि हम सोच पाते हैं, हम मनुष्य हैं, सोच पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम इंडिविजुअल, हमारा व्यक्तिगत कुछ है, हम हैं इस दुनिया में। पर ऐसा नहीं है। हम उसी के एक टुकड़े हैं, एक पार्ट है, छोटे से अंश है। क्योंकि हमारा, आपने पढ़ा होगा, पंच तत्व से बना शरीर है। तो पांच तत्व से पूरा हमारी शरीर, हमारी बॉडी बनी है। वो एनिमल्स में, जानवरों में भी पांच ही तत्व है, पेड़ पौधों में पांच तत्व है, और जो पूरा ब्रह्मांड है वो इन्हीं पांच तत्वों से ही बना है। राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति नाइंसाफी नहीं करती। प्रकृति की नजर में कोई इंसान, जानवर, पेड़ पौधे नहीं होते। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो ये देख के नहीं आती कि इंसान को केवल बहाना है, वो बह जाएगा, जैसे बाढ़ आ गई, इंसान बह जाएंगे, पशु पक्षी बच जाएंगे, या कहीं आग लग गया तो पेड़ पौधे जल जाएं लेकिन इंसान बच जाएं। तो ऐसा कोई उसका नियम नहीं है। प्रकृति के लिए सब समान है, और वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती। वो जब भी विध्वंस करेगी तो पूरी तरह से करेगी। जब वो खुशहाली फैलाएगी, जब वो अपने चरम सौंदर्य पर होगी, तो वो सबके लिए होगी, सभी के लिए बनाती है जगह। तो प्रकृति क्या करती है, सबके लिए जगह बनाती है, उसके लिए सब समान है। सो अब कवि ने एक व्यंग किया है। किस पे व्यंग किया है? मनुष्यों पे व्यंग किया है। कि सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। इंसानों ने जंगल काट दिए, जंगली जानवर नहीं रह पाए, वो विलुप्त होने लगे, घटने लगे, परिंदों की संख्या में कमी आई। तो अब क्या हुआ कि इंसानों के भीतर उतरने लगे। यानी इंसान के अंदर क्या थी, इंसान को इंसान क्या बनाती है? उसकी इंसानियत, उसकी जो अनुभूति है, जो उसकी संवेदनाएं हैं, जो इंसान को इंसान बनाती हैं। और हुआ क्या अब कि इंसान के भीतर अब उतरने लगे जंगल, कि अब उनके भीतर जंगल उतरने लगा, वो जंगली जानवर उतरने लगे, वो अब परिंदे उतरने लगे। यानी इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो जानवर बन गया। और यही प्रकृति ने अपने बदला लिया, या जो कवि है व्यंग यही कर रहा है कि अब इंसान इंसान ना होकर जानवर बन गया, क्योंकि उसने जानवरों की जगह छीनी तो वो खुद ही जानवर बन गया। ठीक है? तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और अच्छे से ज्यादा जो महत्वपूर्ण ये है कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा तो जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आप बहुत ही बेसिक्स तरीके से, बहुत ही स्पीड में कर पाओगे, बिना किसी रुकावट के। राइट? पहला क्वेश्चन है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? हम सबको पता है, इंसान आए तो पेड़ पौधे कम हो गए, पशु पक्षी कम हो गए, जंगल कम हो गए। राइट? ऑप्शन क्या है? जंगल घटे, जानवर घटे, पशु पक्षी घटे। तो ठीक है, उपरोक्त सभी घटे, क्योंकि इंसान आया, उसकी वजह, क्योंकि अब इंसान खुद बढ़ने लगा, उसने खुद अपना विकास किया, वो खुद फूलने फलने लगा, तो सारी चीजें खत्म होने लगी। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति है, वो एक कांस्टेंट है, वो बहुत बढ़ती नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं कि पानी हमारी अर्थ पे बढ़ रहा है, वो एक कांस्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं होगा और ना कम होगा। मतलब कम हो सकता है अगर आप कंज्यूम करते हो, पर वो ज्यादा नहीं होगा। राइट? तो ऐसे ही प्रकृति है, ये जितनी है उतनी है। इसके बाद जो खनिज पदार्थ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो उतने ही हैं। अगर इंसान बढ़ रहा है तो जानवरों को घटना पड़ेगा, जानवर बढ़ेंगे तो इंसान कम होगा, क्योंकि एक बैलेंस बहुत जरूरी है। प्रकृति अपना हमेशा बैलेंस बना के चलती है। अब अगला है, इंसान बढ़ने लगे बेतहाशा, कि इंसान क्या हुए, बेतहाशा बढ़ने लगे। तो अब क्या होगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज भागने लगा, खूब बड़ा होने लगा, अपने पैरों पर चलने लगा। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा कि इंसान क्या होने लगे, खूब तरक्की करने लगे, यानी बहुत ही एक्सपैंड करने लगे। अब वो अपने आप को बहुत ही कहने लगे कि मैं बहुत प्रगतिशील हूँ, मैं बहुत प्रगतिवादी हूँ, और प्रगति के माध्यम से सबका हनन करना उनके लिए एक खेल बन गया। प्रकृति का दोहन करना, पशु पक्षियों को प्रताड़ित करना उनके लिए बस एक खेल है और कुछ भी नहीं। राइट? अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति की किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती, यानी प्रकृति जो है हमारी, वो कौन है जिसके साथ नाइंसाफी नहीं करती? तो जैसा हमने कविता में समझा कि प्रकृति के लिए हम सब क्या है, समान है, हम सब बच्चे हैं, या ऐसे समझ लो उसी के अंश हैं। तो वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी, चाहे जंगल हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे हम हो, चाहे हम अच्छे हो, चाहे हम बुरे हों। प्रकृति इस नजरिए से कभी हमें नहीं देखती। उसकी नजर में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा या बुरा समाज के दृष्टिकोण से होता है, हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से होता है, या हमारी लाभ या हानि को ध्यान में रख के हम बनाते हैं कि कोई चीज मेरे लिए अच्छा है
और कोई चीज मेरे लिए बुरा है। हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो किसी और के लिए बुरा हो, या जो आपके लिए बुरा हो किसी और के लिए अच्छा हो, पर हमारा जो नजरिया होता है हमेशा व्यक्तिगत होता है। इसे कहते हैं निम्न सोच कहते हैं, कि हम अपने तक ही सीमित रहते हैं। पर प्रकृति के साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत ही बेहद स्तर पर सोचती है, बहुत ही बड़े पैमाने पर सोचती है। और उस सिचुएशन में या उस कंटेस्ट में या उस संदर्भ में जो प्रकृति है वो कभी नाइंसाफी नहीं करती किसी से, चाहे वो जंगल हो, चाहे पशु पक्षी हो, और चाहे इंसान हो। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, यानी वो किसी के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करती है प्रकृति, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। जो काव्य हमने पढ़ा उसमें अंत में क्या कहा, तो अंत में यही कहा है कि इंसान की इंसानियत खत्म हो गई, राइट। प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की। क्या प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान में अब इंसानियत खत्म हो गई, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा कि इंसान में क्या हो गया, अब इंसानियत बचा ही नहीं। अब इंसान नहीं बचा, वो जानवर बन गया। जो सारे कहते हैं ना कि दानव के गुण हैं, दैत्य के गुण हैं, वो इंसान में आ गए, जैसे जानवर के गुण इंसान में आ गए। और हम आप देखते हैं हमारे समाज में क्या होता है, इतने क्राइम्स होते हैं, इतनी सारी समस्याएं जन्म लेती है, लोग एक दूसरे का दोहन करते हैं, एक जो उच्च है वो अपने निम्न को डोमिनेट करता है, शोषण करता है। तो ये जो समाज है शोषण और शोषित में बंट गया पूरा। दो तरीके का समाज में दो तरीके के लोग बचे केवल, एक है जो शोषण कर रहे हैं, एक है जिनका शोषण हो रहा है। और हम आप इन दोनों में से ही आते हैं, या तो आप किसी का शोषण करोगे या आपका शोषण किया जाएगा, क्योंकि समाज जो चलता है वो नीड ड्रिवन है, मतलब आपकी आवश्यकताओं के भरोसे चलता है या आवश्यकताओं के अनुसार चलता है। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है, और इसी को कहते हैं कि इंसानियत का खत्म होना, राइट। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट है अब कहाँ जाते जंगल, कि अब जंगल कहाँ जाते, इसका भाव क्या है, ये कहना क्या चाह रही है। तो इसका मतलब है अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं है, अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, अब जंगल में परिंदे नहीं आते। तो आंसर हो जाएगा अब जंगल समाप्त होने लगे, कि अब कहाँ जाते जंगल, जंगल अब कहीं जा नहीं सकते, और इंसान बढ़ रहा है। तो बेशक है कि प्रकृति अपना बैलेंस बनाएगी, यानी अपना जो है अनुपात है वो अनुपात अपना उतना ही रखेगी, ना ज्यादा ना कम होगा। तो इसलिए अब जंगल क्या होगा, खत्म होने लगे, यानी समाप्त होने लगे। तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। देखिए मैं ऑप्शंस को समझा के चल रहा हूं, बट जब आपने अगर कविता को आराम से समझ लिया तो ऑप्शंस आपके, ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, टिक लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे, बहुत ही स्पीड से होगा। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 30 आउट ऑफ 30 लाना है, सीधी बात है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि इसमें कुछ भी टफ नहीं है, आपके हिंदी पोर्शन उतने टफ नहीं आते हैं, आपको बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है, आंसर्स देना होता है। 30 आउट ऑफ 30 बहुत ही इजीली आप ले आओगे, राइट। सो वहां पे काम माइंड से धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना, काव्य में थोड़ा टाइम देना समझने के लिए उसके अर्थ को, जो आपका गद्य वाला पोर्शन है उसको भी थोड़ा टाइम देना, क्योंकि एक बार उसमें अगर टाइम देके आप क्वेश्चन को समझते हो तो आपके 5-6 जो क्वेश्चन है वो मुश्किल से 1 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि आपको बस टिक लगाना है देख के, राइट। तो उन्हें समझने में आप टाइम देना थोड़ा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे होंगे एंड आपका पेपर भी अच्छा होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट कि पेपर कैसा होगा, बट आप मेहनत अच्छे से करते रहो, सब कुछ अपने आप बढ़िया हो जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपने कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, और सारे जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखो। अभी आपके पास टाइम है तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करके भी पढ़ो, अभी बहुत टाइम है। नोट्स रिवाइज करो, अपने जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे करो, और माइंड को अपने रिलैक्स रखो, ठीक है। जितना माइंड आपका रिलैक्स होगा आपका पेपर उतना बढ़िया होगा। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, जंगल का पर्यायवाची हम जानते हैं वन है, कानन है, अरण्य है। क्या नहीं है, बगीचा नहीं है, क्योंकि बगीचा क्या होता है, उपवन होता है। जैसे बगीचे का पर्यायवाची क्या होता है, उपवन होता है, बाग होता है, बगीचा होता है। अब देखिए उपवन, देखिए बगीचा और जंगल में अंतर समझ, जंगल में क्या होगा, बहुत विशालकाय बड़े बड़े पेड़ होंगे, झाड़ियां होंगी, कटीली झाड़ियां होंगी, जंगली जानवर रहेंगे, ठीक है। जंगल ऐसा होता है जो थोड़ा खूंखार भयानक होगा, ठीक है। और जो बगीचा होगा, उपवन होगा, तो बहुत सौंदर्य वाला होता है, उसमें क्यारी लगी होगी, खूबसूरत से पेड़ पौधे लगे होंगे, या पेड़ छोटे छोटे पेड़ होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे, तो अच्छी पत्तियां होंगी, या अच्छे अच्छे फूल सजाए गए होंगे, अच्छे से क्यारी की गई होगी, पूरे अच्छे से पूरे बनाए गए होंगे, उसको एक सजाया गया होगा, तो उसे बोलते हैं बगीचा, राइट। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा जंगल और बगीचे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके टीचिंग से रिलेटेड है, कि भाषा विज्ञान, जो आप भाषा सीखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, राइट। एज अ शिक्षक आप भाषा कैसे समझाओगे, कैसे पढ़ोगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है।
कि जो प्राथमिक स्तर है उस पे भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों के साथ कविता गाना। तो आप बताइए, क्या बच्चों के साथ कविता गा के आप भाषा सिखा पाओगे? ऐसा नहीं। जैसे आप मान लीजिए कोई गाने सुनते हो, आपको जैसे एक कोई फ्रेंच और जर्मन कोई गाना था जो समथिंग था बेला चाओ चाओ चाओ, तो मुझे वो सुनना मैंने अच्छा लगा, पर क्या मुझे उनकी लैंग्वेज या उनकी भाषा समझ आ गई? नहीं। वो गाना मुझे लर्न हो जाएगा पर मैं उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाऊंगा। तो जो गान करने से हमें एंटरटेनमेंट मिलेगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, पर अगर हम सोचें कि किसी भाषा को हम समझ लेंगे गाने के जरिए या कविता के जरिए, तो ये संभव नहीं है। बच्चों को कहानी सुनाना, तो कहानी सुनाने से क्या होगा? कहानी सुनाने से हम मोरालिटी बताते हैं, बच्चों को सिद्धांत बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि सही और गलत में डिफरेंस क्या होता है, या सही गलत का चुनाव करते कैसे हैं, समाज में अपने आप को अच्छा इंसान बनाते कैसे हैं, अच्छे बनते कैसे हैं। हम इन बातों पर जोर देते हैं जो हमारी मोरालिटी होती है, मोरल साइंस होती है, और उन्हीं में बेसिकली कहानियां होती है। अगला है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो दिखाना। क्या पाठ्य पुस्तक पे आधारित, आपके व्याकरण नियम पर आधारित आप उनको विजुअल कुछ दिखा दो, कोई पीपीटी दिखा दो, पीडीएफ दिखा दो, या कोई विजुअल्स में कुछ आ रहा है वो आप कार्टून्स के थ्रू दिखा दो, तो क्या उससे वो भाषा सीख पाएंगे? तो नहीं, ये भी एक विधि नहीं है। जो बच्चों को भाषा सीखने का अवसर देना, ये आपका जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा कि आप बच्चों को अवसर दीजिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कुछ भी हो। उसके लिए आपको सीखने का पहला जो तरीका है, जो पहला आपका स्टेप है, वो यही है कि आप उसको बोलो, आपको अवसर मिले अपने आप को उस भाषा में, उस लैंग्वेज में अपने आप को आत्म अभिव्यक्ति करने का, अपनी अभिव्यक्ति करने का, और यही तरीका होता है आपको भाषा सीखने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही, अब बच्चे प्रारंभ में क्या होते हैं? तो देखिए, अब बच्चे प्रारंभ से ही मतलब यहाँ से लिया गया है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, तो प्राथमिक स्तर पे 4-5 साल के बच्चे हो गए। अब उस स्टेज में क्या है कि बच्चे अपनी मातृभाषा सीख चुके हैं, 2-4 और भाषाएं सीख चुके हैं, यानी थोड़ी हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप हो गया, जैसा उनका सराउंडिंग है, क्योंकि सराउंडिंग एक भाषा का है नहीं, बहुत भाषाओं का है, बहुत भाषाएं मिक्स है, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो भाषाएं मिक्स हैं, राइट। तो ये जो भाषा है ये द्विभाषिक होते हैं, ये आपका बेसिक आंसर, द्विभाषिक नहीं, सॉरी, बहुभाषिक होते हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा।